हाय एवरीवन, आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बहुत ही डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे कि ये बैंक में दिक्कत चल क्या रही है। क्या सही में इसके फंडामेंटल्स इतने ज्यादा खराब हो गए कि ये फ्यूचर इसके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इसके रिजल्ट देखो तो काफी ज्यादा डाउन आ गए, जबकि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो वो तो काफी इंप्रूव हुए। इसका मतलब इसके मेजर एक्सपेंसेस इस क्वार्टर कहाँ पे गए, तो इफ यू विल सी यू विल नोटिस की प्रोविजनिंग जो इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इसकी प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब प्रोविजनिंग क्या होती है? सपोज बैंक की 100 करोड़ की जो लोन बुक है उसमें से इनको पता चला कि अरे जो 5 करोड़ के जो लोन्स है ना ये बैड लोन्स है, यानी कि डिफॉल्ट होने वाले। तो बैंक क्या करती है, इन ऑर्डर टू मिटिगेट द रिस्क ये 5 करोड़ जो है वो नेट प्रॉफिट में से साइड में रख लेती है, जो एज एन एक्सपेंस काउंट होता है। ये वजह से आप देखोगे कि इसका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी ज्यादा डाउन गया है। बट एज एन इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि यार इन्होंने प्रोविजन जो है वो एड करी का है। तो इन दिस स्लाइड यू विल सी कि जो माइक्रो फाइनेंस इनका बिजनेस है इसमें थोड़ी सी डेलिक्वेंसीज इनको पिछले कई क्वार्टर से देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट क्लियरली ये मैसेज को कन्वे कर रहा है, एंड नॉट जस्ट इन दिस कंपनी बट ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है उसमें थोड़े से डिफॉल्ट रेट जो है वो थोड़े से ज्यादा है। तो उसी के लिए प्रोविजनिंग जो है बैंक ने बढ़ा के 315 करोड़ कर दी। सेकंड इनके साथ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है इस क्वार्टर में, वो हुई है लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर टोल रोड अकाउंट पे। जो भी रीजन हो इससे नेट प्रॉफिटेबिलिटी तो अफेक्ट हो ही रही है। तो इसकी क्या गारंटी कि यार नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट ईयर ये सारी चीजें नहीं होगी। तो सबसे पहले यदि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम की हम बात करें तो यू विल सी बैंक ने क्या बोला कि यार देखो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बुक ऑलरेडी हमारी ईयर ऑन ईयर जो है वो कम हो रही है। पहले 36% थी 18 में, अब जो है 1.3% है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेलिक्वेंसीज एटलीस्ट आने वाले टाइम में नहीं आएगी। और सेकंड जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की जो दिक्कत चल रही थी उसका क्या सोल्यूशन है, तो उसका इन्होंने बोला कि यार उसके भी डिसबर्समेंट हम ऑलरेडी कम कर दिए हमने। जब तक हम वहां पे थोड़े से ग्रीन सिग्नल्स नहीं देखेंगे उस सेगमेंट में, हम अपने डिसबर्समेंट जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। और सेकंड इन्होंने सबसे अच्छी चीज करी, इन्होंने क्या किया, सीजीएमएफयू कवर ले लिया, जो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बोलती है कि यार आप माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को लोन दो, यदि आपने सीजीएमएफयू कवर ले रखा है तो कुछ भी आपकी डेलिक्वेंसीज आएगी तो उसका पैसा हम आपको देंगे। तो बैंक ने क्या किया कि 50% अपने लोन बुक का जो है कवर करा लिया, और दे आर एस्पायर टू डू मोर देन 75 टिल द टाइम बाय 2025। तो अब यदि माइक्रो फाइनेंस में कुछ भी दिक्कत आती है तो बैंक डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज दे हैव दिस इंश्योरेंस कॉल्ड द सीजीएमएफयू कवर। तो एटलीस्ट ये तो हमको क्लियर हो गया कि चाहे माइक्रो फाइनेंस बिजनेस हो, चाहे वो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर टोल रोड अकाउंट हो, ये दो से रिलेटेड फ्यूचर में कहीं दिक्कत आने की आशंका थोड़ी सी कम है। बट यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको एक दो क्वार्टर में क्या थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक अर्ली स्टेज बैंक है, ये सारी चीजें आती जाती रहती है। आप तो इसके जो कोर इंजन है जो इसको लॉन्ग टर्म में एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएगा वो सारे मैट्रिक को समझने की कोशिश करिए। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है वो है डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स एंड ओनली डिपॉजिट्स। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि डिपॉजिट्स जो है वो किसी भी बैंकिंग बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इनको बहुत ही कम दरों में मिल जाते हैं, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में जो है मिल जाते हैं। और बैंक क्या करती है, वही डिपॉजिट्स का यूज करके लोन्स जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट से बेचती है, एंड दैट इज हाउ उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं वो ज्यादा आता है। तो इफ यू विल सी कि कस्टमर डिपॉजिट्स इनके जो है वो 32% से ईयर ऑन ईयर जो है वो ग्रो कर रहे हैं, विच इज नॉट ए स्मॉल थिंग। क्योंकि यदि आप एचडीएफसी बैंक का भी देखोगे तो यू विल सी कि 26% से ग्रो हो रही है। तो इसका मतलब यार 32% से, हालांकि वी शुड नॉट कंपेयर बिकॉज आईडीएफसी इज एन अर्ली स्टेज बैंक। उसमें भी जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि यार रिटेल डिपॉजिट्स 80% है, एंड रिटेल डिपॉजिट्स आर वेरी स्टेबल डिपॉजिट्स एज कंपेयर टू द होलसेल डिपॉजिट्स। व्हाई दिस एंड दैट यू कैन सर्च इट आउट यार। बट आपका रियल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यार द डिपॉजिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, तो ये बैलेंस शीट में जो है इनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है, यदि आप बैंक का पास्ट देखोगे तो उनके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत ज्यादा थी, उनके सर पे जो है कर्जा बहुत ज्यादा था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से या लॉन्ग टर्म लेगेसी बॉन्ड से, क्योंकि वो कैपिटल फर्स्ट इनका पास्ट था, तो वहां से इनकी बोरोइंग जो थी वो बहुत ज्यादा थी। तो यू विल सी कि उन्होंने जो उनके डिपॉजिट्स है उसका यूज सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि सर पे जो बैगेज है, ये कर्जा है, इसको अपन उतारेंगे। तो इनका टारगेट है कि 2026 तक एटलीस्ट अपन सारा जो है बैगेज जो है उतार देंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ना लोन देना है ना बोरोइंग अपने को देना है, सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप इनके लोन बुक में देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को इन्होंने जस्ट 1% कैपिटल एलोकेट कर रखी है, जिससे साफ साफ दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ये आगे डील नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इनका जो लोन
लोन बुक है दैट इज हाईली डाइवर्सिफाइड, है कि चाहे कितना भी अच्छा सेक्टर हो, चाहे कितनी भी अच्छी एंटिटी हो, अपने को जो है 10-12% से ज्यादा किसी में भी कैपिटल एलोकेट नहीं करना है, बिकॉज दैट वुड बी वेरी वेरी रिस्की गेम। क्योंकि पास्ट में जो भी बैंक यदि बैंकरप्ट हुए, यू विल सी कि उन्होंने क्या किया, उनके लोन बुक का 80% जो है चाहे रियल एस्टेट में दे दिया, फिर एकदम से यदि मान लो रियल एस्टेट में कुछ मंदी आई तो उनके लोन्स जो है वो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट हो जाएंगे, उनका बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डिपॉजिट फ्रंट पे बैंक बहुत अच्छा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लोन बुक, इस पे भी बहुत अच्छा कर रहा है। अब जो थर्ड मैट्रिक आता है वो आता है कि यार बैंक का एसेट क्वालिटी कैसा है। तो उसके लिए यदि हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट यदि देखेंगे तो विल गेट टू नो कि बैंक की एसेट क्वालिटी कैसी है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या बताता है, सपोज 100 करोड़ का बैंक ने लोन दिया, उसमें से जो 2 करोड़ जो है वापस नहीं आया, बाकी जो उनका 98 करोड़ प्लस जो भी इंटरेस्ट है वो वापस आ गया, तो ये जो 2 करोड़ यानी कि 2% जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो थ्रू आउट द 14 ईयर्स इनका जो एनपीए वो काफी स्टेबल है, यू विल सी, एक्सेप्ट द कोविड को हटा दो तो। इनफैक्ट यदि आप इनका प्रोडक्ट वाइज भी यदि सेगमेंट देखोगे तो आप देखोगे ग्रॉस एनपीए इनका 1.57 है, विच इज क्वाइट गुड। क्योंकि यदि आईसीआईसी बैंक का भी आप ग्रॉस एनपीए देखोगे तो वो 2.16 समथिंग है, एचडीएफसी का भी 1 यू कैन क्रॉस वेरीफाई। आपको यहाँ पे एक चीज इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे जो इनके कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, इसका जो ग्रॉस एनपीए है वो एज कम्पेयर टू इनके बहुत ज्यादा है, इसके डिफॉल्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो बैंक ने क्या बोला कि यार हमको ये फाइनेंसिंग करना ही नहीं है, हमको ना कॉर्पोरेट ज्यादा करना है ना इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ज्यादा करना है। तो आप देखोगे कि जो होलसेल लैंडिंग है उन्होंने पीरियोडिकली जो है वो कम करते जा रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि यार हम जो है ना वो सिर्फ जो रिटेल गेम खेलेंगे, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो या कॉर्पोरेट ले लो, हमको ये सब चीजों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट यदि हमको और अच्छे डिटेल में समझना है कि यार इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो टाइम के साथ साथ जो है वो इम्प्रोवाइज हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम विंटेज एनालिसिस जो है वो चार्ट देखते हैं। ये वाला जो चार्ट है वो आप देखोगे कि कोविड से पहले का है और ये वाला जो चार्ट है वो कोविड के बाद का है। तो इसमें अपने को साफ नजर आ रहा है कि जो कोविड से पहले की इनकी लोन बुक थी उसके अंदर थोड़े डिफॉल्ट्स जो है वो ज्यादा थे, और कोविड के बाद की जो इनकी लोन बुक है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ द एसेट क्वालिटी। तो इससे हमको ये भी क्लियर हो जाता है कि बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, राइट। अब वो इंप्रूव कैसे हो रही है, क्योंकि राइटिंग प्रोसेस जो है वो उसको और अच्छा कर दिया है। अब आप इसको पॉज करके देख लेना कि इनके अंडर राइटिंग प्रोसेस क्या है, यानी कि किसी को भी ऐसे उठा के लोन नहीं देते, ये सारी चीजें जो है ये चेक करते उसके बाद जो है वो लोन देते हैं, राइट। कहने का मतलब है कि बैंक के डिपॉजिट्स बहुत अच्छे हैं, बैंक का डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लोन वो भी बहुत अच्छा है, बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो अब हम समझते हैं कि बैंक फ्यूचर में जो है वो मोटा मोटा कितना प्रॉफिट कमाएगा। आज जो ग्रोथ रेट है वो कितना है डिपॉजिट्स का, 32%, तो कितना है 2 लाख करोड़ समथिंग इनका डिपॉजिट्स है। मैं कहता हूँ 32 छोड़ो, यदि 25% से भी यदि ये ग्रो होता है तो कितना हो जाएगा 5 साल के अंदर, ये हो जाएगा समथिंग 6 लाख करोड़ हो जाएगा, राइट। आज इनकी लोन बुक कितनी है, 2 लाख करोड़ है, जो 21.5% से ग्रो हो रही है। यदि 5 साल में मान लो यदि ये 20% से भी ग्रो तो दैट विल बी समवेयर अराउंड 5 लाख करोड़, राइट। यदि डिपॉजिट्स बैंक के 25% से 5 साल तक ग्रो हो रहे हैं और लोन बुक जो है ये एक्सपांड हो रही है 20% से 5 साल तक, आई एम वेरी मच श्योर कि इनके जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम से कम 25% से 30% जो है वो ग्रो होंगे। यानी कि आज यदि 3,000 करोड़ है तो कम से कम 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ समथिंग कमा लेंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ कि यार 25 से 30% ईयर ऑन ईयर जो है वो ग्रो कर लेंगे। इनके पास जो मेन पावर है वो है कस्टमर डिपॉजिट्स एंड दैट टू रिटेल डिपॉजिट्स, राइट। अब आपको माइंड में आना चाहिए कि यार चलो अभी तक तो लोन और डिपॉजिट्स दोनों ही बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बट क्या आने वाले 5 साल तक भी इतने अच्छे ग्रो करेंगे? तो यू विल सी इंडिया में जो पर्सनल क्रेडिट टू जीडीपी मार्केट है दैट इज ओनली द 17 to 18%, जबकि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पे 50 से 100% तक भी है। तो देयर इज अ ह्यूज रूम टू ग्रो इन दिस सेक्टर। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। तो यदि मैं इस वीडियो को सम अप करूं इन शॉर्ट तो वो ये है कि यार ठीक है, एक आध दो क्वार्टर में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कभी माइक्रो फाइनेंस में तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में, दिस एंड दैट, बट आप जो है उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझिए। जैसे डिपॉजिट फ्रंट पे बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, उनकी जो लोन बुक है दैट इज वेरी 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 डाइवर्सिफाइड, तो इतनी ज्यादा रिस्क जो है नहीं दिखती अपने को। एंड इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ एसेट दे हैव बीन कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग एंड दैट वी कैन सी इन द नंबर्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मैन बिहाइंड द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज मिस्टर वैद्यनाथन एंड इज अ वेरी कैपेबल मैन। इन्होंने पहले सिटी बैंक को खड़ा किया, उसके बाद आईसीआईसी बैंक में भी ही वाज अ वेरी की मैन। सो ही इज बेसिकली द कैप्टन ऑफ द शिप हु बेसिकली नो हाउ टू डू दिस बैंकिंग बिजनेस। सो गिव हिम लिटिल बिट टाइम, जस्ट बी पेशेंट।
आई बिलीव दैट कि ये बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। बैंक बहुत साफ सुथरा है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, बैंक का कल्चर बहुत अच्छा है। बैंक इज हाईली टेक्नोफिलिक। इफ यू विल यूज देयर ऐप एंड सी द रिव्यूज ऑफ दैट ऐप, दिस इज फिनोमिनल। डिपॉजिट फ्रंट इज अ की इंजन। रिटेल डिपॉजिट्स इज जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग। तो रिटेल डिपॉजिट्स कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे तो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होंगे तो उनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी तो रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, बुक वैल्यू बढ़ेगी। और जब बुक वैल्यू बढ़ेगी तो जो भी एसेट हैवी इंडस्ट्री होती है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एमसी हो, रियल एस्टेट हो, वहां पे जो बुक वैल्यू बढ़ती है तो मार्केट उसको अप्रिशिएट करता है। तो कहने का मतलब है जस्ट बी पेशेंट विद दिस बैंक। दिस बैंक हैज अ ब्राइट फ्यूचर एज पर माई एनालिसिस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।